राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल चैनल कात्यायनी पर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को विवाटेक के 5वें संस्करण सम्मेलन में शामिल हुए। दरअसल विवाटेक 2021 में भाषण देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। उन्होंने यहां अपने संबोधन में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की उपलब्धियां बताई। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के यूथ ने दुनिया की कुछ सबसे गंभीर समस्याओं का तकनीकी समाधान दिया है। आज भारत में 1.18 बिलियन मोबाइल फोन और 775 मिलियन इंटरनेट यूजर हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया में सबसे ज्यादा और सबसे सस्ते डेटा की खपत करने वाले देशों में भारत एक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आरोग्य सेतु के जरिए प्रभावी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग को इनेबल किया गया। हमारे कोविन प्लेटफॉर्म ने पहले ही लाखों लोगों को टीके सुनिश्चित करने में हेल्प की है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि युवाओं ने फ्रेंच ओपन को बड़े उत्साह के साथ देखा। इन्फोसिस ने टूर्नामेंट के लिए तकनीकी सहायता प्रदान की, चाहे फ्रांस की कैपजेमिनी हो या भारत की TSS या विप्रो। हमारी IT प्रतिभाएं दुनिया भर में कंपनियों और नागरिकों की सेवा कर रही है। कोरोना का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कोविड-19 ने हमारे कई पारंपरिक तरीकों का टेस्ट लिया। जब भारत में महामारी आई तब हमारे पास अपर्याप्त टेस्ट क्षमता, मास्क, PPE और ऐसे अन्य उपकरणों की कमी थी, लेकिन हमारे निजी क्षेत्र ने इस कमी को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पीएम मोदी ने कहा कि अगर हम इनोवेशन नहीं करते तो कोरोना के विरुद्ध हमारी लड़ाई बहुत कमजोर पड़ जाती। उन्होंने कहा कि हमें इस उत्साह को नहीं छोड़ना चाहिए ताकि अगली चुनौती आने पर पहले से बेहतर तरीके से तैयार रहे। विवाटेक सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोविड के 2 टीके भारत में बनाए गए हैं। कुछ और टीकों के विकास व परीक्षण का काम चल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं प्रतिभा, बाजार, पूंजी, परिवेश और खुलेपन की संस्कृति, इन 5 स्तंभों के आधार पर दुनिया को भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित करता हूं। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप को स्वास्थ्य सेवाओं, पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी, कृषि, शिक्षण, प्रशिक्षण के नए तौर तरीकों के क्षेत्र में संभावना तलाशनी होगी। गौरतलब है कि विवाटेक यूरोप का सबसे बड़ा डिजिटल और स्टार्टअप कार्यक्रम है। साल 2016 से ही प्रत्येक वर्ष फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका आयोजन किया जाता रहा है। इस कार्यक्रम में एप्पल के CEO टिम कुक, फेसबुक के चीफ और CEO मार्क जुकरबर्ग और माइक्रोसॉफ्ट के हेड ब्रैड स्मिथ समेत कॉर्पोरेट क्षेत्र की अन्य हस्तियों ने शिरकत की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक हुई। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोगों को जब से बिहार में काम करने का मौका मिला है, राज्य में विकास के कई कार्यों के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। वृक्षारोपण के साथ साथ जल संरक्षण को लेकर भी कार्य किए जा रहे हैं। राज्य के बंटवारे के बाद बिहार का हरित आवरण 9% रह गया था। वर्ष 2012 में हरियाली मिशन की स्थापना की गई और 24 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें लगभग 22 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। अब राज्य का हरित आवरण 15% से अधिक हो चुका है। हम लोगों ने इसे 17% से अधिक करने का लक्ष्य रखा है और उसके लिए तेजी से वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण के बाद उनके रखरखाव पर भी विशेष ध्यान दें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 19 जनवरी 2020 को पर्यावरण संरक्षण को लेकर 5 करोड़ 16 लाख से अधिक लोगों ने मानव श्रृंखला बनाई। पर्यावरण संरक्षण को लेकर सभी दलों के विधान पार्षदों व विधायकों के साथ वर्ष 2019 में बैठक की गई थी, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय किया गया कि जल जीवन हरियाली अभियान को मिशन मोड में चलाया जाए। जल जीवन हरियाली का मतलब है जल और हरियाली है तभी जीवन सुरक्षित है, चाहे वह जीवन मनुष्य, पशु पक्षी या किसी अन्य जीव जंतु का ही हो। जल जीवन हरियाली अभियान पर 24,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करने का प्रावधान किया गया है। ये बिहार जैसे गरीब राज्यों के लिए बड़ी बात है। बिहार के जल जीवन हरियाली अभियान की विश्व स्तर में प्रशंसा हो रही है। उन्होंने कहा कि बिल गेट्स जब पटना आए थे उस समय उनसे जल जीवन हरियाली अभियान को लेकर चर्चा हुई थी। यहाँ से जाने के बाद उन्होंने इस अभियान की प्रशंसा की थी। यूनाइटेड नेशन में भी बिहार के जल जीवन हरियाली अभियान की सराहना हुई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को मौसम के अनुकूल कृषि तथा जैविक खेती को लेकर प्रेरित करें। फसल अवशेष को लेकर किसानों को जागरूक करें। उन्हें बताएं कि फसल के अवशेष को नहीं जलाएं।
जल जीवन हरियाली अभियान के बारे में लोगों के बीच प्रचार प्रसार कराएं, उन्हें इस अभियान के उद्देश्य और फायदे के बारे में बताएं। तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नेपाल व गंडक नदी के जल ग्रहण क्षेत्रों में पिछले 24 घंटे से भारी बारिश के मद्देनजर भी उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में जल संसाधन विभाग के सचिव संजीव हंस ने बताया कि नेपाल व गंडक नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में हो रही भारी बारिश और वर्षापात के कारण गंडक नदी के जल स्राव व नदी के जल स्तर में काफी वृद्धि होने की संभावना है। इसे लेकर विभाग पूरी तरह मुस्तैद है। बैठक में मुख्यमंत्री ने भारी वर्षापात व संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग व जल संसाधन विभाग सभी संबंधित जिला अधिकारियों को पूरी तरह अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि तटबंधों के निकट रहने वाले लोगों के बीच माइकिंग के जरिए इसका विशेष रूप से प्रचार प्रसार कराया जाए ताकि निष्क्रमण की कार्रवाई त्वरित गति से हो सके। मुख्यमंत्री ने जल संसाधन विभाग को निर्देश दिया है कि जल संसाधन विभाग अपने सभी अभियंताओं को आक्रमणीय स्थलों पर पूरी तरह अलर्ट रखे ताकि तटबंधों की सुरक्षा की निगरानी हो सके। कोरोना ने देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपना प्रबल रूप दिखाया और भारत में कोरोना की पहली लहर के बाद दूसरी लहर के रौद्र रूप में कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और अब कोरोना की संभावित तीसरी लहर के चलते सभी राज्य सरकारें अपनी तैयारियां तेजी से कर रही हैं ताकि कोरोना की दूसरी लहर में हुई दिक्कतों के जैसे तीसरी लहर हम पर हावी ना हो सके। और कोरोना काल में डॉक्टर्स, नर्स और अन्य हेल्थ वर्कर्स की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। इसी को लेकर आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस वार्ता कर कहा कि कई देशों में कोरोना वायरस की तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है। भारत में भी इसके आने की प्रबल संभावना है जिसकी तैयारियां सरकार ने पूरी कर ली हैं। उन्होंने कहा कि सरकार 5000 हेल्थ असिस्टेंट को ट्रेनिंग देगी जो डॉक्टरों के साथ मिलकर काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 500 के बैच में युवाओं को ये ट्रेनिंग 28 जून से दी जाएगी। 17 जून तक युवा इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन करने वाले कम से कम 12वीं पास और 18 साल से अधिक उम्र के होने चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में तीसरी लहर अगर आती है तो उससे दिल्ली को बचाने की तैयारी की जा रही है। पिछले कुछ दिनों में मैं कई अस्पतालों में भी गया, ऑक्सीजन के नए प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स और ऑक्सीजन के स्टोरेज टैंक्स, कई सारी तैयारियां तीसरी लहर को लेके की जा रही है। लेकिन अगर तीसरी लहर आती है तो जैसा हमने दूसरी लहर में भी देखा, पहली लहर में भी देखा कि मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की बड़ी कमी हो जाती है। उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक बहुत बड़ा एम्बिशियस प्लान बनाया है। 5000 हेल्थ असिस्टेंट्स तैयार करने का। इनको टेक्निकल भाषा में कम्युनिटी नर्सिंग असिस्टेंट्स कहते हैं। तो 5000 युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी, 2-2 हफ्ते की ट्रेनिंग दी जाएगी। आईपी यूनिवर्सिटी ये ट्रेनिंग दिलवाएगी और दिल्ली के 9 मेजर मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे उन लोगों को बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी। ये 5000 जो हेल्थ असिस्टेंट्स या कम्युनिटी नर्सिंग असिस्टेंट्स बनेंगे, ये डॉक्टर्स और नर्सेज के असिस्टेंट के रूप में काम करेंगे। अपने से कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे। जो उनको डॉक्टर काम देंगे, जो नर्स काम देंगी, वो काम करेंगे। इनको बेसिक नर्सिंग में, पैरामेडिक में, लाइफ सेविंग में, फर्स्ट एड में, होम केयर में, इनमें इन लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। बेसिक चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाएगी, जैसे ऑक्सीजन कैसे नापते हैं, ब्लड प्रेशर कैसे नापते हैं, टीका लगाना है, वैक्सीनेशन अगर करनी है वो कैसे करते हैं, पेशेंट केयर में डायपर चेंज करना, कैथेटर, बेड पैन, सैंपल कलेक्शन करना है, कॉन्सेंट्रेटर कैसे काम करता है, सिलेंडर कैसे करते हैं, मास्क कैसे लगाना है। तो जैसे मान लीजिए हमने बहुत बड़ा कोविड सेंटर बनाया, तो वहाँ पे अगर डॉक्टर्स के साथ कई सारे इस तरह के असिस्टेंट लगा दिए जाएंगे तो डॉक्टर्स बहुत एफिशिएंटली काम कर पाएंगे और पेशेंट केयर काफ़ी अच्छे से हो पाएगा। तो ये 5000 लोगों को हम ट्रेन करके छोड़ देंगे
और जब भी इनकी ज़रूरत पड़ेगी तब इनको बुलाया जाएगा, और जितने दिन इनसे काम करवाया जाएगा उतने दिन की इनको तनख्वाह दी जाएगी। तो 17 जून से एप्लीकेशंस ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है इसके लिए। 28 जून से इन लोगों की ट्रेनिंग चालू होगी। 500 के बैच में ट्रेनिंग होगी। एक बैच 500 लोगों का होगा, 2 हफ्ते की ट्रेनिंग होगी और 2 हफ्ते के बाद फिर दूसरा बैच चालू हो जाएगा, और टोटल 5000 लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए 12वीं क्लास पास जो लोग हैं वो एलिजिबल हैं, 12वीं क्लास से ज़्यादा जिन्होंने भी किया हुआ है। 18 साल की उम्र होनी चाहिए, और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड बेसिस पे लोगों को लिया जाएगा। मैं समझता हूँ इससे हमारी जो तैयारी है थर्ड वेव की, इसको काफ़ी मजबूती मिलेगी और मैन पावर तैयार होगी अगर थर्ड वेव आती है तो। मैं फिर से उम्मीद करता हूँ भगवान से कि थर्ड वेव ना आए, लेकिन इंग्लैंड से यूके से जो खबर आ रही है कि वहाँ पे थर्ड वेव आ गई है, तो हमें भी दुनिया भर में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी में किसी तरह की कमी नहीं करनी है। नमस्कार। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। ब्रेक से लौटकर हम फिर आपसे बात करेंगे, आप इंतजार करें। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहें देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में। ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है। उत्तरी दिल्ली के लोगों को हाउस टैक्स के लिए करोलबाग जोन ना जाना पड़े, इसलिए लोगों को हाउस टैक्स भरने के लिए करोलबाग जोन के चेयरमैन और रंजीत नगर वार्ड नंबर 96 के निगम पार्षद तेजराम फोर के नेतृत्व में साउथ पटेल नगर के राधा कृष्ण मंदिर में हाउस टैक्स कैंप का आयोजन किया गया। साथ ही यहाँ हाउस टैक्स भरने आए लोगों को किसी तरह की असुविधा ना हो, इस बात का भी बखूबी ध्यान रखा गया, जिसके लिए यहाँ आने वाले लोगों के लिए खान पान और जूस की भी व्यवस्था की गई। राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम ने हाउस टैक्स कैंप पहुंचकर रंजीत नगर वार्ड नंबर 96 के उपाध्यक्ष सतीश शर्मा से बात की। मैं सतीश शर्मा, रंजीत नगर वार्ड नंबर 96 वाइस प्रेसिडेंट, और हमारे यहाँ हाउस टैक्स का कैंप ये मेरे तीसरा लगा हुआ है। राधा कृष्ण मंदिर वेस्ट साउथ पटेल नगर, और यहाँ के हमारे जुझारू जो निगम पार्षद हैं भाई तेजराम फौर एवं निगम पार्षद करोलबाग जोन के चेयरमैन हैं। और यहाँ जिस तरीके से हाउस टैक्स के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया है तेजराम जी के द्वारा, बहुत ही वो अच्छी तरीके से किया गया है। जन जन को पता लग गया है कि हमारे इस एरिया में हाउस टैक्स का कैंप लग रहा है। जो भी अपनी सुविधा के हिसाब से, कोरोना काल है, भीड़ ना लगाते हुए लोगों के लिए यहाँ सुविधा दी गई है। पानी की सुविधा, खाने की सुविधा, पंखे हैं, बेंचें हैं बैठने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हुए हाउस टैक्स जमा कराया जा रहा है। किसी को ये नहीं कि करोलबाग जोन जाके हाउस टैक्स जमा कराना है, डोर टू डोर जाके बताया भी गया है कि हाउस टैक्स कैंप लग रहे हैं और आप आके अपना हाउस टैक्स जमा कराएं। यहाँ जो सुविधा जितनी भी दी जा रही है वो तेजराम फौर जी के द्वारा दी जा रही है। अभी हमारा साउथ वेस्ट पटेल नगर सी ब्लॉक राधा कृष्ण मंदिर में भी एक कैंप ऑर्गेनाइज हुआ था। वहाँ भी लगभग कम से कम 100 आदमियों ने, 100 घरों ने हाउस टैक्स जमा कराया। यहाँ भी लगभग अभी एंट्री हो चुकी है 80 की। जितना भी हमारा एमसीडी का जो कर्मचारी है, जो मनोज शर्मा जी यहाँ के हाउस टैक्स के इंस्पेक्टर हैं, बड़े अच्छी तरीके से सबको समझा रहे हैं और चेक लेते जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एमसीडी को चेक जाएँ, जिससे कि हम डेवलपमेंट का काम कर सकें, विकास का काम एरिया में कर सकें। और यह तेजराम फौर जी जिस तरीके से हर जगह पर जा कर के हर चीज़ को चेक कर रहे हैं, ये भी एक प्रशंसनीय कार्य है कि ऐसा निगम पार्षद हर जगह पर मिलने वाला नहीं है कि डोर टू डोर जाके वो काम को देखते हैं। अभी हमारे मंडल के किसान मोर्चा के अध्यक्ष श्री विवेक सिंह फौर जी, जो पूरी कोरोना काल के अंदर खाने की व्यवस्था को देखते रहे हैं, और अभी भी वो राधा कृष्ण मंदिर में आए थे अपनी टीम के साथ, और अभी यहाँ भी पानी की व्यवस्था, जूस की व्यवस्था वो यहाँ करके गए हैं और जन जन तक पहुँचाने का पिछले 1 साल से वो प्रयास कर रहे हैं कि अपने एरिया में कोई भूखा ना रहे। और ये कम से कम रोज़ाना 200-250 आदमियों को खाना बांटने का काम शिव चौक पर किया जाता है। और ये हमारे निगम पार्षद जी जो हैं तेजराम जी, इस चीज़ को
भी बड़ी बखूबी से देखते हैं कि एरिया में किसी भी फैक्ट्री के अंदर, किसी भी कंपनी के अंदर या रोड पर, गली में कहीं भी कोई भूखा आदमी अगर दिखाई देता है तो वो भूखा ना रहे, उसको खाना पर्याप्त रूप से देने की कोशिश करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की ये जो पहल है कि जन जन तक खाना, अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा 80 करोड़ लोगों को खाना देंगे, इसी तरीके से नीचे के स्तर पर, मंडल के स्तर पर मंडल अध्यक्ष हो गए या मंडल की पूरी टीम, जितेंद्र सिंह जी यहाँ के मंडल अध्यक्ष हैं, वो भी इस तरीके का काम हम कर रहे हैं कि किसी को यहाँ भूखा ना रखा जाए और ना कोई भूखा रह पाए। ये कैंप लगाया है हमारी सबकी सहूलियत के लिए। इतना फ़ायदा हो रहा है हमको यहाँ पर, हमको ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ रहा, कन्वेंस नहीं मिल रही, कोई कुछ नहीं है। यहाँ पर आसानी से आकर के पानी भी पिला रहे हैं, बड़ी रिस्पेक्ट के साथ में चेक भी भरवा रहे हैं, हेल्प भी कर रहे हैं और ऑफिसर से भी बात करवा रहे हैं कि जी आपको कोई तकलीफ है तो वो हो रहा है काम। और इतने आसानी से हुआ है हाउस टैक्स यहाँ पर जमा, इतनी आसानी से हम सोच भी नहीं सकते थे। हमको बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ के कॉर्पोरेटर का, जिसने ये पूरा कैंप लगवा के खुद यहाँ पर बैठे रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगी आग रुकने का नाम नहीं ले रही। कई राज्यों में लॉकडाउन खत्म होने के बाद पेट्रोल डीजल की डिमांड तो बढ़ी, लेकिन कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान पड़ी आर्थिक मार के चलते पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। सरकारी तेल कंपनियों की बात करें तो उन्होंने एक बार फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। आज पेट्रोल की कीमतों में 25 पैसे की भारी बढ़ोतरी की गई है, तो वहीं डीजल के दामों में भी 13 पैसे बढ़ा दिए गए हैं। इस बढ़ोतरी के साथ राजधानी दिल्ली में अब पेट्रोल 96.66 रुपए प्रति लीटर हो गया है, तो वहीं डीजल 87.41 रुपए प्रति लीटर हुआ है। राष्ट्र प्रथम की टीम ने बढ़े हुए पेट्रोल के दामों पर लोगों से बात की। पेट्रोल के दाम जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। आज भी 25 पैसे का इंक्रीमेंट हुआ है पेट्रोल के प्राइस में, इस पे आप क्या कहेंगे? मैम इंक्रीमेंट तो डेली हो रहा है इसमें, ठीक है। कहाँ 60 रुपये किसी टाइम में बिकता था पेट्रोल, 65 हुआ, 70 हुआ, 80 हुआ, 90 हुआ, अब 95 हो गया, 99 पहुँच रहा है, ठीक है ना। देश की आर्थिक स्थिति वैसे ही ख़राब हो रही है, ठीक है। लॉकडाउन में तो काम धंधे है ना कुछ भी है, ऊपर से पेट्रोल के पैसे बढ़ा रहे हैं। जो बंदा काम धंधा पहले मिल नहीं रहा है और उसे काम करने जाएगा, पेट्रोल तो पैसे पूरे चाहिए, खर्चा पूरा चाहिए, वो इस समय मिल नहीं रहा है कुछ भी, तो दिक्कतें तो बढ़ती जा रही हैं दिन पे दिन। मैडम पब्लिक जब सब चीज़ें फ्री चाहती है तो वो गवर्नमेंट कहाँ से देगी? गवर्नमेंट भी तो आखिर घर से थोड़ा लाएगी पैसे, तो वो पेट्रोल के पैसे देने पड़ेंगे आपको। हर चीज़ फ्री चाहती है पब्लिक, जो चीज़ मिले फ्री मिले, वैक्सीन फ्री, हर चीज़ फ्री, किसी चीज़ के लिए पैसे देना ही नहीं चाहती पब्लिक, तो गवर्नमेंट कहाँ से देगी? गवर्नमेंट ने आखिर कहीं से तो टैक्स लेना ही है, तो पेट्रोल से ही लेगी फिर, और कोई तो जरिया है नहीं। यही कारण है पेट्रोल के दाम बढ़ने के। महंगाई इतनी बढ़ा दी, पेट्रोल इतना बढ़ा दिया और डीजल बढ़ने से ही सारी इनके ट्रांसपोर्ट इतना महंगा हो गया। सारा जितनी चीज़ें बढ़ी हैं डीजल की वजह से बढ़ी हैं, और पेट्रोल तो गरीब आदमी वैसे ही मर गया। सर डे बाय डे जो है पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, आज भी 25 पैसे बढ़े हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? हर चीज़ में तो महंगाई बढ़ रही है, क्या किया जाए? गवर्नमेंट से क्या कहेंगे कि इतना? क्या कहेंगे, गवर्नमेंट तो कर ही रही है, रोज़ का रोज़ महंगाई हर चीज़ में बढ़ा रही है, पेट्रोल में भी बढ़ा रही है, सब चीज़ में बढ़ा रही है। सारा टैक्स अगर इसी पर लेना है तो गरीब आदमी, अब आम आदमी भी गरीब ही होने जा रहा है, आज नहीं तो कल हो जाएगा कि प्राइसेस बढ़ रही है, आम जनता उससे परेशान है। अब कौन आदमी है जो कि बाइक से नहीं चलेगा, गाड़ियों से नहीं चलेगा। महंगाई जैसे लॉकडाउन के बाद बहुत बढ़ गई है। इंडिया के लोग ये चीज़ नहीं सोचते कि पेट्रोल के पैसे 25 पैसे बढ़ गए हैं या 10 पैसे बढ़ गए हैं। उनकी सोच ये हो गई है कि हमने तो 100 का डलवाना है, 200 का डलवाना है, और आगे और दिक्कत होगी अगर बढ़ते गए दाम, तो दिक्कत तो है ही है, सबके साथ है। और गवर्नमेंट से क्या कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट से तो देखो, हम सरकार बनाते हैं, हम तो चाहेंगे कि जो हमारे लिए अच्छा बेहतर कर सके वो करे, जल्दी से डाउन करने की कोशिश करे। तो पेट्रोल के दाम जो है दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, आज भी 25 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, इस पे आप क्या कहेंगे? मैडम क्या है, जैसे कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति अभी ख़राब है कोरोना वायरस के चक्कर में, तो कहीं ना कहीं कम सरकार को भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, इनकम सोर्स बढ़ाना है। अब उनकी मजबूरी है, कहाँ से लाएंगे? अगर हम लोग नहीं कुछ करेंगे तो मोदी जी थोड़ी अपने घर से लाएंगे कोई पेट्रोल, उनको भी तो करना है। देश को चलाने के लिए तो अर्थव्यवस्था भी चाहिए, कहीं ना कहीं पेट्रोल का दाम इसीलिए बढ़ रहा है। 13 पैसे आज डीजल में भी बढ़े हैं, तो इससे ये जो हम सब्जियां वगैरह जो भी हमारा सप्लीमेंट आते हैं वो भी तो इंक्रीमेंट, उनके प्राइस भी तो इंक्रीज हो रहे, खाली पेट्रोल ही थोड़ी। हाँ, तो डीजल भी अर्थव्यवस्था में काफ़ी कुछ मदद करता है, ऐसा नहीं है कि पेट्रोल तो एक। इस पे आप क्या कहेंगे? डीजल पेट्रोल दोनों के दाम बढ़ रहे हैं, उससे हर चीज़ पे इफेक्ट पड़ रहा है,
जो भी चीज़ ट्रांसपोर्ट हो रही है, सब चीज़ें महंगी हो रही, खाली पेट्रोल डीजल की बात। कुछ समय के लिए दिक्कतें हैं, आगे ठीक हो जाएगी मैडम, ऐसा नहीं है। मैडम ये पेट्रोल की जो बढ़ोतरी हो रही है उसके लिए आम आदमी बहुत परेशान है, क्योंकि उसके जो उनके तनख्वाह मिलती है उसके बजट में हिलजुल हो जाती है। तो पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ने चाहिए, इसको सरकार को देखना चाहिए कि ये पेट्रोल को कैसे कम किया जा सकता है। आज 100 रुपये है, कल को 150 हो जाएगा, कल से ऐसे बढ़ता जाएगा, लेकिन आप आम आदमी कैसे इसको कंट्रोल कर पाएगा, आम आदमी इसको कैसे पूरा कर पाएगा। डीजल के काम जो ज़्यादा है वो जो ट्रक चलते हैं हमारे, जो माल से बाहर से सामान लेके आते हैं, उनका जो रेट बढ़ जाता है तो मंडी में भाव बढ़ जाते हैं। अगर मंडी में भाव बढ़ते हैं तो हमारे को सब्जी महंगी मिलेगी। ये समझ लीजिए गरीब के पेट पे लात मारने वाली बात है, क्योंकि पेट्रोल जो है ना सिर्फ यह स्कूटी या बाइक से मैटर नहीं है। पेट्रोल जो है ट्रांसपोर्ट, यहाँ तक कि वेजिटेबल्स वगैरह या हमारी ज़रूरत की हर चीज़ को जो है महंगा कर देता है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि पेट्रोल के रेट घटाए, क्योंकि महंगाई इससे ही घटेगी। जैसे जैसे पेट्रोल बढ़ेगा महंगाई तो खुद ही बढ़ती जाएगी। ये ऑप्शन है, हम गवर्नमेंट से यही एक एडवाइस देना चाहेंगे कि पेट्रोल को कम करें। देखिए दोनों चीज़ें हैं, गवर्नमेंट को थोड़ा बैलेंस बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोल से वो टैक्स अर्न कर रहे हैं, ठीक है, बट एक बैलेंस में रखना पड़ेगा ताकि पब्लिक को भी परेशानी ना हो और देश का भी काम चलता रहे, राइट। तो निर्मला सीतारमण को देखना पड़ेगा कि पेट्रोल से ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेट्रोल से बाइक पे ही असर पड़ता है, बल्कि पूरी महंगाई पे असर पड़ता है। डीजल के अगर प्राइस बढ़ेंगे, पेट्रोल के प्राइस बढ़ेंगे तो पूरा ओवरऑल सिस्टम पे ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा, महंगाई हो जाएगी। भारत में भीषण गर्मी के बाद एक और जहां देश के दक्षिणी, पश्चिमी व पूर्वी राज्यों में मानसून दस्तक दे चुका है, तो वहीं दूसरी ओर भारत के कुछ राज्य अभी भी मानसून के इंतजार में हैं। राजधानी दिल्ली की बात करें तो आज दिल्ली के कई इलाकों में बारिश हुई और तेज बारिश के चलते जहां मौसम सुहाना हुआ, तो वहीं पिछले दिनों से लगातार पड़ रही भीषण गर्मी से लोगों को काफी राहत मिली, लेकिन अब भी अधिकतर इलाकों में सूखा है। भारतीय मौसम विभाग ने मंगलवार को ही जानकारी दे दी थी कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजधानी के कई इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन मंगलवार को बारिश नहीं हुई और बुधवार सुबह से ही राजधानी के कई इलाकों में बारिश शुरू हो गई। राष्ट्र प्रथम की टीम ने मौसम के बदले मिजाज पर लोगों से बात की। मानसून आ गया है, इसमें आपका क्या कहना है? मौसम आ गया है, बहुत अच्छा है और बहुत राहत मिल रही है, होना भी ज़रूरी था, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। दिल्ली में गर्मी बहुत पड़ रही थी और आज ये बारिश हुई है, अच्छा मौसम हो गया, बढ़िया लग रहा है। घूमने फिरने में थोड़ा अच्छा लगता है, मौसम ठंडा रहता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले गर्मी से तो बहुत बढ़िया हो गया ना, बारिश हो गया तो। दिल्ली में बहुत दिन से जो है बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी और आज प्री मानसून की जो है फर्स्ट बारिश आई है और मौसम उससे सुहाना भी हो गया है। इस पर आप क्या कहेंगे? मैम इस बारिश से मौसम बहुत ठंडा हो गया है। जैसे कि हम देख रहे थे कि बहुत बारिश के आने की हम संभावना कर रहे थे, पर बारिश हो नहीं रही थी। अब जिस तरीके से बारिश हुई है इससे हमें मतलब बहुत शांति मिली है। मतलब एक तरफ से जो हमारा वातावरण गर्म हो रहा था वो चिल्ड हो गया, एकदम ठंडापन। जैसे कि और दिन लू चलती थी तो आज ठंडी ठंडी हवा चलती। हाँ जी, जैसे कि अब वैसे हर समय हवा चलती थी तो आने जाने में, बाहर जाने में बहुत दिक्कत होती थी। मुझे लग रहा है आप भी बाहर घूमने आए मौसम का मिजाज देख। हाँ जी, हम मौसम का मिजाज देख के घूमने ही आए हैं बाहर। मौसम ऐसे बहुत अच्छा है, रोमांटिक है, कपल्स के लिए बहुत ठीक है कि इतनी टाइम से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी तो मौसम ठंडा हो रहा है, घूमने लायक है वैसे। तो यानी कि आपको राहत मिली और बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब घूमने लायक है। और मैं कहूँगी सबको आना चाहिए इस टाइम घूमने के लिए बाहर, मौसम में ठंडा है क्योंकि इतने टाइम से घर में रहे, लॉकडाउन लगा रहा, तो मौसम अच्छा है, ठंडा है, घूमने लायक है, मतलब फैमिली के लिए और कपल्स के लिए भी मतलब वो है। जैसे कि दिल्ली में बहुत दिन से बहुत ज़्यादा कड़ी गर्मी पड़ रही थी और आज जो है प्री मानसून की पहली बारिश आई है, मौसम थोड़ा सुहाना हो गया, इस पर आप क्या कहेंगे? मैडम सुहाना तो हुआ, लेकिन अभी उस हिसाब से बारिश या मानसून नहीं आया जिसका इंतज़ार लोगों को है, क्योंकि ये उमस भरी गर्मी लोगों का दम तोड़ रही है। कोई काम धंधे करने वाले या जैसे फील्ड में निकलने वाले, उन्हें ज़्यादा दिक्कत परेशानी होती है कि एक तो घर की परेशानी, कोरोना वैसे ही चल रहा है, तो ये उमस गर्मी जब मार्केट करते हैं तो और मारती है। तो ये अच्छा है कि और बारिश हो तो थोड़ा मौसम में रिलीफ मिले कि बंदा आराम से काम कर सके और मौसम चेंज होना चाहिए अपना ही उस हिसाब से कि हमारे को भी सेटिस्फेक्शन होगी काम करने में या घर पे
कोई दिक्कत नहीं हो। राज सर्वप्रथम की टीम आज आपको दिल्ली के अति प्राचीन मंदिर के दर्शन करवाने जा रही है। ये मंदिर भगवान भोलेनाथ का है और यहाँ लगभग 800 वर्ष पुराना शिवलिंग स्थापित है। ये मंदिर भगवान शिव के भक्तों की आस्था का मुख्य केंद्र है। राज सर्वप्रथम से देखिए संवाददाता मीर झा की रिपोर्ट। लगभग 800 वर्ष पुरानी यह स्वयंभू शिवलिंग है और 5 पीपल के पेड़ के बीच में महादेव स्वयं प्रकट हुए थे। आज से 800 वर्ष पूर्व यह गौरी शंकर मंदिर में हो दिल्ली के चांदनी चौक अवस्थित यह अति प्राचीन भोले बाबा का मंदिर है। यहाँ करोड़ों भक्तों की आस्था है और बताया जाता है कि इसके ठीक बगल में जमुना जी बहा करती थी और जमुना से जल लेके शिव भक्तगण सीधे बाबा को जल चढ़ाया करते थे। ये देखिए आज भी यहाँ पूजन होता है, रोज़ यहाँ पूजन होता है और जिन्हें बुलावा आता है वहीं यहाँ आते हैं। वैसे चांदनी चौक बहुत ही मशहूर दिल्ली के लाल किला के ठीक सामने यह मंदिर है और लाखों करोड़ों भक्तों की आस्था का प्रतीक। आज भी मैं अपने तमाम दर्शकों को दिखा रहा हूँ कि आज भी मंदिर में तमाम महिला भक्त पुरुष भक्त आकर और बाबा को जल चढ़ाकर अपनी मनोकामना को पूर्ण करते हैं और यहाँ कई लोग आसपास के रोज भी आते हैं। गौरी शंकर मंदिर में सीताराम दरबार भी है और यहाँ हर एक देवी देवताओं का मंदिर विद्यमान है और आध्यात्मिक वातावरण से ओत-प्रोत गौरी शंकर मंदिर प्रांगण आध्यात्मिक आस्था का केंद्र है। अब वक्त है देश दुनिया की धड़ाधड़ 10 खबरों का। योगी आदित्यनाथ के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। कोरोना समेत कई मुद्दों को लेकर हुई चर्चा। बॉलीवुड अभिनेता और भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती से कोलकाता पुलिस ने की पूछताछ। पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान विवादित बयान देने का है आरोप। लोक जनशक्ति पार्टी में घमासान के बाद प्रेस वार्ता में बोले चिराग पासवान, अगर चाचा कहते तो उन्हें बना दिया जाता संसदीय दल का नेता। देश में कोरोना संक्रमण के 62,224 नए मामले तो वहीं 2,542 लोगों की संक्रमण से मौत। लगातार बढ़ रहा है कोरोना रिकवरी रेट, लेकिन नहीं घट रहा है मौत का आंकड़ा। कोरोना को लेकर ओडिशा में लॉकडाउन की अवधि को 1 जुलाई तक बढ़ाया गया, पर छत्तीसगढ़ और झारखंड से लगती राज्य सीमा को खोलने की इजाजत दी गई। लेकिन पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश की सीमा पर पाबंदी पहले की तरह रहेंगी लागू। आज से गोल्ड ज्वेलरी और कलाकृतियों पर हॉलमार्किंग को किया गया अनिवार्य। पहले चरण में आज से देश के 256 जिलों में हॉलमार्किंग को किया जा रहा है लागू। आज भी एक्टिव रहेगा यूपी, बिहार, झारखंड व बंगाल में मानसून के चलते मौसम रहेगा सुहाना। दिल्ली में भी कई इलाकों में बारिश के आसार। कोरोना काल में लोगों को फिर हंसाने आ रहा है द कपिल शर्मा शो के को एक्टर कृष्णा अभिषेक व भारती सिंह ने सोशल मीडिया पर कंफर्म कर शो के वापसी की दी जानकारी। जेनेवा के लेक साइड विला में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की होगी मुलाकात। दोनों देशों के संबंधों पर हो सकती है चर्चा। दुनिया भर के देशों की नजर होगी इन दो शक्तिशाली देशों की मुलाकात पर। वनडे मैचों और टेस्ट सीरीज खेलने के लिए 28 जून को श्रीलंका रवाना होने से पहले मुंबई में 2 हफ्ते के लिए क्वारंटीन में रहेंगी टीम इंडिया। इस दौरे के लिए शिखर धवन को 20 सदस्यीय टीम का कप्तान और भुवनेश्वर कुमार को उप कप्तान बनाया गया। दिल्ली के 3 नगर निगम के लिए महापौर, उप महापौर और स्थायी समिति सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए। उत्तरी दिल्ली नगर निगम में महापौर राजा इकबाल सिंह और पूर्वी दिल्ली नगर निगम में महापौर का पद श्याम सुंदर अग्रवाल ने संभाला, तो वहीं दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के महापौर मुकेश सूर्यान चुने गए। उत्तरी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली के चुनाव सिविक सेंटर में और पूर्वी निगम के चुनाव पड़पड़गंज औद्योगिक क्षेत्र स्थित निगम मुख्यालय में संपन्न हुए। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज आपसे यही विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।
भक्ति